नमस्कार, जनचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त है हम नारायणपुर जिला में। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव है, उसकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण में 7 नवंबर को और दूसरे चरण में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 2 चरणों में चुनाव होंगे। रेस्ट जो जितने भी स्टेट है 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, सब में एक फेज में चुनाव होगा। तो जो पहला फेज का चुनाव है वो बस्तर के कई इलाकों में होने वाला है और उसमें कई जो बाकी सीटों पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। सबसे पहले हमारी जो चुनावी कवरेज है वो शुरू हुई है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से। और नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में इस बार ट्रायंगल मामला है। भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के कैंडिडेट इस बार यहाँ से चुनाव पर है। तो हमारे साथ जो है वो सीपीआई के कैंडिडेट है फूल सिंह कचलाम, जो सोशल वर्कर भी हैं और लंबे समय पर गाँव-गाँव में काम कर रहे। तो अभी ये एक गाँव में ही घूम रहे थे। इन्हीं से ही जानेंगे कि क्या इनका रणनीति, किसके तहत ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनको सपोर्ट करे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी मैडम। आप जैसे चुनाव लड़ रहे, पहले यहाँ पर भाजपा के थे केदार कश्यप, उसके बाद अभी चंदन कश्यप है। इस बीच में जब बड़ा तबका जो है कांग्रेस के एकदम सपोर्ट में है, पूरा प्रदेश है, ऐसे में आप लड़ रहे हैं सीपीआई की तरफ से। 20 सीटें हैं, कुछ सीटें सबसे ज्यादा बस्तर में सीटें हैं। क्या क्या रणनीति आप लोगों की चुनाव को लेकर? हमारी रणनीति ये है मैडम, जैसे कि यहाँ पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर अंदर अंदर लोग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा रणनीति ये है, हमारे मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे कि आदिवासी आरक्षण पहले की तरह नहीं रहा, 32 से 20 हो चुका है और आदिवासियों के लिए आवाज़ उठा के लड़ने वाला विधानसभा में कोई नहीं है। तो हमारे मेन मुद्दे हैं, पेशा कानून को लेके धरातल स्तर पर इसको अमल किया जाए और जो 1993 का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको पुनः अच्छे रूप से उसको लागू करने के बाद उसको क्रियान्वयन रूप से चलाया जाए। ये हमारे मेन मुद्दे हैं। और जो हमारे आदिवासियों के हक अधिकार के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले से लड़ती आ रही है, आदिवासियों के अधिकारों को रक्षा के लिए, तो ये हम लड़ते रहेंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में उतर रहे हैं। सर यहाँ पर जो ओरछा ब्लॉक है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ जगह है। खबरें हमेशा आती रहती है, वहाँ स्कूल नहीं है, बाकी फैसिलिटीज भी नहीं। क्या वहाँ तक अभी आप तक पहुँचे अभी अपना चुनाव प्रचार लेकर? जी जी बिल्कुल मैडम, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और हमारे बातों को लेके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधाराओं के लेके हम वहाँ पर पहुँचे हैं। तो क्या समर्थन वहाँ से लोगों को मिल पा रहा आपको? बिल्कुल मैडम, वहाँ का समर्थन बिल्कुल मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनके अधिकारों को लेके बहुत पहले से ही लड़ते आ रही है। बिल्कुल समर्थन मिल रहा है। नारायणपुर जो डिस्ट्रिक्ट है सर जिसपे आप चुनाव लड़ रहे हैं, चंदन कश्यप भी यहाँ पर हैं और बहुत लोगों से सुनने में आता है कि बहुत एक्टिव नहीं है। खबरें भी थी कि इस बार उनको सीट नहीं मिली, सॉरी टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उनको टिकट मिली हुई है। सेंसेटिव जो चीजें थी बहुत सारी हुई है। पिछले साल यहाँ पर सबसे ज्यादा खबरों मतलब नेशनल चैनल्स पे नारायणपुर जो था वो बना हुआ था। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर हो रहा है। इसके लिए आप लोग की तैयारी कैसे है? हमारी तैयारी ये है मैडम, जैसा कि यहाँ पर पिछले जनवरी महीने में समुदायों को लेके आदिवासी को आदिवासी से लड़ाया गया, तो हम ये बताते हैं, देखिए कि भारत एक लोकतंत्र देश है और धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे पास मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का उपयोग करते हैं। अब जिसको किस धर्म को मानना है, आस्था रखना है, वो उनकी आस्था है। तो इस चीज़ को लेके हम लोगों को समझाते हैं, जागरूक करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि संविधान का जो बनने का उद्देश्य ही है, आप पढ़ेंगे देखेंगे तो सब पता चलेगा कि देखो सबको बराबर लेके चलने का है और उनकी आस्था है, किसी पर भी आस्था रखें। तो इन चीज़ों को लेके हम जागरूक करते हैं लोगों को। सर्ववादी समाज के जो लोग हैं, सर्ववादी समाज के, वो शुरू से टारगेट करते आ रहे इन चीजों को लेकर, धर्मांतरण को लेकर। क्या उनसे कभी बातचीत हुई है इस मैटर में लेकर आप लोगों को? जी, उनसे बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि जैसा अब सर्ववादी समाज, तो इसमें एक और मैं आपको क्वेश्चन जोड़ देती, क्योंकि चुनाव से पहले ये खबरें थी कि सर्ववादी समाज के जो लोग हैं वो लेफ्ट के साथ इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई घोषणा भी नहीं है, ना कोई खबर है। तो ऐसे में आप लोगों का सामंजस्य धर्म परिवर्तन और इलेक्शन को लेकर कैसे बन पा रहा है? तो सामंजस्य ये था कि जैसे सर्वआदिवासी समाज, तो एक सर्वआदिवासी समाज, जैसे वहाँ पर हल्बा भी है, बत्रा भी है, गोंड भी है, मुरिया भी है और बहुत सारे ट्राइब्स मिलके एक सर्वआदिवासी समाज बनाए हैं। और सर्वआदिवासी समाज में बहुत सारे ग्रुप में उसमें जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस से भी जुड़े हैं, बीजेपी से भी लोग जुड़े हैं। तो ये सर्वआदिवासी समाज किसी विशेष किसी पार्टी को लेके तो पक्षधार नहीं है। तो ये सब पक्षधार नहीं है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि उनका झुकाव किस पार्टी की ओर है।
अभी जैसे कि जहाँ हम लोग खड़े हैं नारायणपुर में, यहाँ एक तो वो धर्म परिवर्तन वाला मामला और जी। दूसरा मामला आंदोलनों को लेकर बहुत चला है। जी। लंबे समय से लोग अभी भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं जी। और उस पे लगे हुए हैं। सर, जी। इस पर क्या उन लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई है? क्या उन लोगों के पास आप गए हैं अभी तक? देखिए, यहाँ पर 7 जगह में अलग-अलग धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो सातों जगह में हम लोग सीपीआई की तरफ से उनको मिलने का प्रयास किया गया। सर्व आदिवासी समाज और गोंडवाना समाज भी है, लेकिन कभी अपने समाज के होने के बाद भी उन पर जाके धरना स्थल पर उनसे बातचीत करने का प्रयास नहीं किए हैं। तो हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उनको मिलने का प्रयास किया और मिले भी हैं। अच्छा, एक बात है कि जैसे अभी सबसे डोमिनेंट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस है। मतलब जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये सिचुएशन है और जी। आपके स्टेट में भी यही है कि जी, जी। ऐसे में जब सीपीआई के जो लोग जो है वो सीपीआई को बहुत ज़्यादा अब नहीं मतलब जी, जी, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें जो लोगों जी, को नहीं पता चल पाई। जी। कितना कठिन है आपके लिए लोगों को समझाना कि स्टिल जो लेफ्ट है वो लोगों के लिए खड़ा है? लोगों को समझाना तो थोड़ा-सा कठिन है क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है और माओइस्ट लोग भी हैं अंदर-अंदर में। तो लोग पूछते हैं कि लाल सलाम आप लोग भी बोलते हो और हम लोग भी ये बोलते बड़ा हैं। मतलब तो एक क्वेश्चन एक बहुत भी है। बड़ा एक मुद्दा रहा है, तो उनको समझाने का कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए रजिस्टर्ड भी है। तो लाल सलाम कहना तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा इतिहास को, तो उसके आधार पर हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, मतलब पिछले लंबे टाइम से इसी पे काम कर रहे हैं। जी। तो लोगों के लिए आपकी जो पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रही है, ऐसे जी। में एक राजनीतिक नेता के तौर पे जब आप लोगों के पास जा रहे हैं तो कैसा लोगों का जो क्या उसको कहते हैं रिएक्शन, वो कैसा है आपके लिए? रिएक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि जनाधार दिनों-दिन हमको मिल रहा है क्योंकि अब सीपीआई पहली बार यहाँ खड़े हो रही है और कोई ना कोई नया चेहरा ढूँढते ही हैं क्योंकि अब अगर हम देखेंगे तो भाजपा भी 15 साल शासन किया है और कांग्रेस भी 5 साल शासन किया है पहले से ही। तो एक नया चेहरा है तो जनाधार लोगों का ज़्यादा मिल रहा है। मैं खुद भी यहाँ आई थी, यहाँ रिपोर्ट करने के लिए कि ईसाइयों को जी। परेशान किया जा रहा है, उनको काम जी। करने नहीं दिया जा रहा। जी। चंदन कश्यप का कहना था कि वो लोगों से मिलने के लिए गए जी। हैं जी। और बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग ठीक-ठाक है। सर, जी। इस पे जी। क्या कहेंगे? तो चंदन कश्यप तो मिलने नहीं गए हैं, वो अब जुमलेबाज़ी जो बोल रहे हैं, वो मिलने नहीं गए हैं और अब उनको बोला भी मैं कि देखिए आपके क्षेत्र में ऐसा-ऐसा हो रहा है, घटनाएँ यहाँ पर हो रहे हैं, तो उनको ऐसा होने नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए, ज़िम्मेदारी उनको निभाना चाहिए। तो ऐसे तो निभा नहीं रहे हैं, तो इसलिए तो इतना घटनाएँ चलो एक घटना हुआ समझ में आ रहा है, यहाँ पर 68 से ऊपर घटनाएँ हुए हैं, तो कहाँ से ज़िम्मेदारी जवाबदेही है? सर, ये भी है कि जो आपकी लड़ाई है, जो केदार कश्यप है, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। चंदन जी। कश्यप का ठीक दबदबा एक तरह से जी, देखा जी, जाए जी, कि जी। लोग नहीं पसंद करे, फिर भी जी। उन्हें टिकट दिया। जी। ऐसे में एक नॉर्मल सामाजिक कार्यकर्ता है जो लोगों के बीच में, उनके जी। लिए कितना टफ होता जा रहा है कॉम्पिटिशन। कुछ दिन ही बचे, ज़्यादा दिन बचे भी नहीं जी, है अब जी। चुनाव के लिए। देखिए ऐसा है कि मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमेशा नारायणपुर क्षेत्र वासी लोग स्थानीय उम्मीदवार के लिए माँग करते रहे, लेकिन दोनों पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार बनाया भी नहीं, ना ही दिया। तो हमेशा प्रयासरत है कि नारायणपुर के लोग ही स्थानीय लोग टिकट दे, लेकिन टिकट देने को तैयार नहीं है। रहा सवाल उसके बाद इतने सब 15 साल शासन के बाद देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे-ऐसे मुद्दे होंगे जो बंधुआ तालाब नारायणपुर में बगरूपारा में देखे होंगे, वो बीजेपी शासन का साल से बना हुआ था और बन भी रहा था। लेकिन ऐसा है कि वो 15 साल बीत गया, बीजेपी शासन भी बीत गया और कांग्रेस का शासन भी बीत गया। उसके बाद की यथावत वैसी का वैसी बना है, तो कब बनेगा? तो ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के मतलब आने के और कांग्रेस के बाद भी नहीं बना है, तो कहीं न कहीं चाहते अच्छा, हैं। जो इस बार कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने खासकर आदिवासियों को लेकर बहुत सारी बातें कही कि हम 62 तरह की वनोपज जो वो ले जी, रहे हैं। जी, जी, तेंदुपत्ता को 4000 रुपए में ले रहे हैं। जी, जी, चावल जो धान है उसका एमएसपी में सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है। जी, सर, जी, जी। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखो एमएसपी में धान तो लिए हैं लेकिन रकबा भी तो कम किए हैं, तो मतलब क्या दिया ज़्यादा देने का? तो एमएसपी बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं एमएसपी में लिए हैं बोल के, लेकिन जैसा कांग्रेस सरकार आया उसका जो खरीदी करने का रकबा है उसको भी कम कर दिया। तो ये तो मतलब दावा करने से भी तो नहीं होता है, रकबा को देना चाहिए, तो रकबा तो कम हो गया। उसके बाद कांग्रेस का दावा है कि हमने पिछला घोषणा पत्र में भी था 2018 में
कि आपको वृद्धा पेंशन 1500 रुपये देंगे, 1000 रुपया आपका क्या बोलते हैं, आपका वृद्धा पेंशन तो है, उसके विधवा पेंशन देंगे, दोनों बोले थे, लेकिन वो तो नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, 36 वादे में एक भी वादा पूरा नहीं होगा। जैसा कि आपको मैं याद दिला दूं, जैसे चिटफंड कंपनियों का सारा पैसा वापस करने का वादा किया था, तो 36 वादा किए थे, इसलिए जनता ने उस पर विश्वास करके जिताया और बिठाया उनके कुर्सी में। तो 36 वादे तो पूरा नहीं। उसके बाद आपका हाफ बिजली का भी था, हाफ बिजली भी नहीं दिया। तो और दूसरे बात, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, जहां जहां गवर्नमेंट अतिक्रमण किया है जमीन को 4 गुना वापस करने का, वो भी नहीं किया। तो ये इतना घोषणा करने के बाद भी सरकार भूल गया। और रहा सवाल बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे, तो सरकार ऐसा है कि शुरू से देखो 4 साल तो सो गई, उसके बाद अभी 5वां साल आ रहा है, अभी फार्म भरने रहे हैं लोग, और उसमें भी क्राइटेरिया ऐसा रख दिया जिसका 21 साल हो उसी को हम बेरोजगारी देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 12वीं पढ़े हैं उन लोग, जिनका 18 साल वो भी तो बेरोजगार है। तो इस तरह से मतलब धोखा देके शासन किए, और अभी धोखा देने के बाद फिर पूरा शासन होने के बाद भी वादा पूरा नहीं। सर आखिरी सवाल है मेरा, पीछे एक लंबा आंदोलन चला था, सिर्फ बस्तर में जो टीचर भर्ती की बातचीत चल रही थी, उसमें आप भी थे कि डिमांड की जा रही थी कि जो बस्तर के लोग हैं उन्हें टीचर बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया बहुत सारे। अगर आप आते हैं या आपकी पार्टी के अच्छे खासे विधायक अगर जीत कर, तो क्या इस मुद्दे को दोबारा से उठाया जाएगा? बिल्कुल मैडम, हमारे स्थानीय भर्ती को लेके बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने 2-3 बार नारायणपुर में रैली भी किए हैं कि देखिए, अभी जो भर्ती हुआ सहायक शिक्षक में, उसमें व्यापम के माध्यम से भर्ती होने के कारण रांची से, झारखंड होता है रांची, वहाँ का है, वहाँ के लोग ओरछा जैसे जगह में पढ़ाने जाने के लिए अभी उनको नियुक्ति हो गया है। तो ये हो गया कि मैडम, अगर कोई भी अगर शिक्षक है तो पहले यहाँ दयनीय स्थिति है, शिक्षकों की कमी है, तो 2-3 साल रहने के बाद फिर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के फिर यथावत समस्या शिक्षकों की बनी रहेगी। तो हमारी पार्टी आने के बाद पहला प्रयास यही रहेगा कि हम स्थानीय भर्ती को बढ़ावा देंगे, और स्थानीय भर्ती को लेके हम लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे, और उठाते आए हैं अभी तक हम लोग। तो ये थे हमारे साथ फूल सिंह कचलाम, जो सीपीआई के कैंडिडेट है नारायणपुर से, और यहाँ ट्रायंगल मामला चल रहा भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई के बीच में, जहाँ उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते नारायणपुर में कई स्थितियों को देखा। जो पिछली बार जो चर्च को तोड़ा गया था, उसके बाद जो लगातार मामले आ रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने जो धान खरीदी हो गई, तेंदुपत्ता हो गया, और शिक्षक भर्ती को जो लेकर मामला, उन सब पे बातचीत की। हमें बताया है कि अगर वो जीतते हैं तो किन किन चीजों पे काम करेंगे। नारायणपुर से मैं पूनम मसीह, जनचौक। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।